प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 7 के हिंदी विषय की पुस्तक भाषा मंजरी के पाठ पोठी के बारे में जानेंगे। नमस्कार छात्रों, आज मैं जयंत कुमार हिंदी विषय के साथ आया हूँ। आज हम लोग पोठी शीर्षक कहानी के बारे में जानेंगे, जिसके लेखक वाल्टर भेंगरा तरुण हैं। तो आइए सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। वाल्टर भेंगरा तरुण जी का जन्म 10 मई 1947 ईस्वी को झारखंड के खूंटी जिले के अमृतपुर नामक स्थान पर हुआ था। वाल्टर भेंगरा तरुण मूलतः हिंदी में लिखने वाले झारखंड के वरिष्ठ आदिवासी कथाकार हैं। 60 के दशक से कहानी लिखने वाले इस कथाकार ने आदिवासियों की सच्ची और प्रामाणिक तस्वीर प्रस्तुत की है। इनकी पहली कहानी वह कौन थी अगस्त 1963 में प्रकाशित हुई थी। इनकी कहानियों में जंगल, जमीन और जीवन को बचाने की जद्दोजहद का चित्रण स्वाभाविकता एवं प्रामाणिकता से दर्ज है। अभी हमने पाठ के लेखक के बारे में जाना। वाल्टर भेंगरा तरुण वास्तव में झारखंड के आदिवासी समाज के एक बड़े जानकार हैं। उन्होंने अपनी इस कहानी में कुछ खास समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। आइए हम लोग उन बिंदुओं को जानते हैं जिसे ध्यान में रखकर इस कहानी की रचना की गई है। सबसे पहला बिंदु है झारखंड के ग्रामीण जीवन का चित्रण। लेखक इस कहानी में ग्रामीण जीवन का चित्रण भली भांति कर पाए हैं। उन्होंने संपूर्ण झारखंड के लोगों के बारे में इस कहानी में जानते हुए लिखा है कि वास्तव में गांव का परिवेश कैसा होता है। दूसरा बिंदु, जैव विविधता में कमी। छात्रों, आज हमारे खेतों में कई प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण जैव विविधता में कमी आई है। खेतों में जो बहुत सारे जीव एक साथ रहते हैं, निवास करते हैं, उन जीवों में कमी आई है। इस पर ध्यान आकृष्ट किया है। और तीसरा बिंदु, फसल की उपज पर बुरा प्रभाव। पर्यावरण, वायुमंडल, जलवायु आदि के कारण फसल की उपज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। समय पर वर्षा नहीं हो पाता। समय पर अगर वर्षा हो भी जाती है तो बाद में सूखा पड़ जाता है। इन सब के कारण भी फसल की उपज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चौथा बिंदु देखते हैं, गांव से शहर की ओर पलायन। चूँकि गांव में खेती में कमी आ रही है, उसमें लाभ उतना नहीं रह गया, इसलिए गांव से शहर की ओर लोग जाना चाहते हैं, वहाँ मजदूरी करना चाहते हैं। ऐसी समस्याओं को श्री वाल्टर भेंगरा तरुण जी ने इस कहानी में स्थान दिया है। कोई भी कहानी का शीर्षक वही उपयुक्त होता है जो संक्षिप्त हो, सरल हो और उत्सुकता का भाव जगाने वाला हो। उस शीर्षक को
जब कोई पढ़े तो उसे ऐसी उम्मीद जगनी चाहिए, उसे ऐसी आशा होनी चाहिए कि उस शीर्षक के द्वारा उत्सुकता का भाव जग जाए और उसकी उत्सुकता का समाहार कहानी में हो। ऐसा ही यह पोथी शीर्षक कहानी है, क्योंकि पोथी एक छोटी मछली होती है। ये छोटी मछली झारखंड के ग्रामीण जीवन का आधार है। कैसे कि यह छोटी सी पोथी मछली बहुत आयत में मिलती है और जीवट भी होती है। पोथी मछली को लोग नदी से तो ले ही आते हैं मारकर, लेकिन उसे सुखाकर हाट बाज़ार में बेचते भी हैं। जिस समय भी सब्जी की कमी हो जाती, उस समय उस मछली को वे लोग पकाकर तियन के रूप में खाते हैं। ऐसी पोथी मछली के बारे में अगर पूरी कहानी में चर्चा हो तो ऐसी कहानी का शीर्षक पोथी उपयुक्त लगता है। अब हम लोग पाठ के नए शब्दों से परिचित होंगे। आइए देखते हैं नए शब्द। कुमनी मछली फंसाने के लिए बांस का बना एक साधन। झोरी बांस का बना हुआ थैला जिसमें मछली फंसाने के बाद रखा जाता है। गोहार गाय बैल आदि रखने की जगह। टाड़ ऊंची मैदानी भूमि। गोड़ा धान का एक प्रकार जो कि अक्सर गर्मी के दिनों में होता है। पीढ़ा बैठने के लिए लकड़ी का बना साधन। डुभनी कटोरी को कहते हैं, कटोरा से जो थोड़ा सा छोटा। तियन झारखंड के क्षेत्र में तियन सब्जी को कहते हैं। चौड़ा खेत का एक प्रकार है। रांधना का अर्थ होगा पकाना। दोहर गांव के आसपास ढलान बनाते हुए सीढ़ी नुमा खेत। चलानी बाहर से मंगाया गया। दोन खेत का एक प्रकार, यह अधिक उपजाऊ होता है क्योंकि इसमें पानी अधिक होती है। अभी हमने पाठ में आए हुए नए शब्दों को जाना। अब आइए कहानी का आनंद लेते हैं। रात को अच्छी बारिश हुई थी। बुधन को खुशी थी कि गांव के दोहर से निकले नाले में पानी भर जाएगा। ऐसे में नदी की मछलियां खेतों की ओर आएंगी। सुबह वह जल्दी उठकर कुमनी और झोरी लेकर निकल पड़ेगा। धूप निकलते ही मछलियां उछलती कूदती बहाव की विपरीत दिशा में तैरने लगती हैं। उस समय झोरी में उन्हें फंसाना आसान रहता है। मागो, उसने अपनी माँ को आवाज़ दी। क्या है बेटा, इतनी रात में तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? उसकी माँ ने करवट बदलकर पूछा। माँ, आज रात अच्छी बारिश हो रही है, मैं सुबह जल्दी नदी की ओर निकल जाऊंगा। कुछ खाने के लिए बचा है क्या? तू अभी से क्यों परेशान हो रहा है बेटा? सवेरे मैं तुम्हारे लिए मड़ुआ रोटी गरम गरम सेक दूंगी। उड़द दाल बचा हुआ है, उसके साथ खा लेना। अभी तू सो जा। उसकी माँ ने चादर अपने खींचते हुए कहा। अचानक बिजली की तेज चमक के साथ कहीं दूर से बादल के कड़कने की आती हुई आवाज़ सुनाई दी। दरवाजे के पास बोरे से सिमटा हुआ कुत्ता कूं कूं कर उठ खड़ा हुआ। जब किसी ने उसे पुचकारा नहीं तो वह फिर से अपनी जगह सिकुड़कर सो गया। मंगल के शहर चले जाने के बाद बुधन अकेला हो गया था। सारा काम उसे ही करना पड़ता था। मंगल उसका बड़ा भाई था। उसके रहते उसे किसी तरह की चिंता नहीं होती थी। जो भी करना होता मंगल दादा ही करते थे। जब मदद की ज़रूरत होती तब वह बुधन को आवाज़ देते। दादा की बात वह कभी नहीं टालता था। बचपन से ही उसका लगाव अन्य से अधिक अपने दादा के साथ ही था। उसके बाबा
उसके जन्म लेने के 2 साल बाद ही टाइफाइड का शिकार हो गए थे। बहुत दवा दारू हुआ लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका था। यह उसकी माँ ने उसे बताया था। इसके बाद मंगल दादा ही उसके लिए एक आदर्श के रूप में उसके सामने थे। मंगल भी अपने छोटे भाई बुधन को बहुत प्यार करता था, उसे अपने साथ रखता और हर ज़रूरी सीख देता। खेती बाड़ी के तौर तरीके, पालतू पशुओं की देखभाल करना, हल जोतना आदि के साथ शिकार करने के बारे में वह बुधन को सभी जानकारी देता। मछली मारने के तौर तरीके बुधन ने अपने मंगल दादा से ही सीखे थे। सुबह बुधन के उठने से पहले ही उसकी माँ जाग गई थी। झटपट चूल्हे में आग जलाकर वह मड़ुआ रोटी पकाने में जुट गई। साथ ही उसने बची हुई उड़द दाल की पतीली चूल्हे के मुंह के पास रख दी ताकि साथ में वह भी धीरे धीरे गर्म हो जाए। जलती हुई लकड़ी शायद कुछ गीली थी, इसलिए उससे धुआं निकल रहा था जो आँखों में जलन पैदा कर रहा था। बुधन आँख मलता हुआ उठ बैठा। मागो, सूखी लकड़ियाँ तो ढेर सारी पड़ी हैं, वे कौन सी गीली लकड़ी तुमने चूल्हे में डाल दी? कहीं केउंद लकड़ी तो नहीं डाल दी? बहुत धुआं कर रहा है। बुधन असमय उठने के साथ आँखों की पीड़ा से कराहते हुए बोल उठा। एक काठी भीगी हुई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, उसी से धुआं निकल रहा था, मैंने वह बुझा दी है। और हाँ, अब उठ ही गए हो तो दोनों बैलों को पुआल देने के बाद दातुन कर लो। रोटी पक गई है और दाल भी गर्म हो गई है। उसकी माँ अंतिम रोटी तवे से निकालती हुई बोली। ठीक है माँ, अभी बैलों को गुहार घर में पुआल दे आता हूँ। उन्हें खेतों की ओर चरने के लिए ऐसे भी छोड़ नहीं सकते। टाड़ और चौड़ा खेत में बीज बो दिए थे, उसमें पौधे भी हरे भरे होने लगे हैं। खुला छोड़ देने से वे उन्हीं हरे पौधों की ओर भागने लगते हैं। बुधन ने अपना बिछावन समेटते हुए कहा। फिर कमरे के कोने में जाकर वहीं से सरई दातुन का एक टुकड़ा उठाया और दांतों से चबाता कमरे से बाहर निकल गया। आंगन में आकर उसने ऊपर आकाश की ओर देखा। छिटपुट बादल ही इधर उधर घूम रहे थे। अभी दिन में तुरंत बारिश होने की कोई संभावना नहीं थी। वह मन ही मन खुश हुआ। धूप रहने पर मछली मारने का आनंद कुछ दूसरा ही होता है। बैलों को पुआल देकर और हाथ मुंह धोने के बाद वह बरामदे में पीढ़ा लेकर बैठ गया। उसकी माँ ने कांसे की थाली में मड़ुआ की 3 रोटियों के साथ डुभनी में उड़द की दाल उसके सामने परोस दिया। पास ही लोटे में पीने के लिए पानी भी रख दिया उसने। नदी की ओर जाते हुए वह अपने खेतों में लहलहाते धान के पौधों को देखकर खुश हुआ। 1-2 सप्ताह में पौधों के बीच निकौनी का काम शुरू करना पड़ेगा। कितनी भी कोशिश कर लो, खेतों में अनचाहे जंगली पौधे निकल ही आते हैं। इन्हें निकालने के लिए माँ ही आती है। घर में भात तियन रांधने के बाद छाता लेकर वह खेतों में निकौनी के लिए आ जाती है। आधा दिन झुककर जंगली घास निकालते निकालते उसकी कमर में दर्द हो आता है, लेकिन करें भी तो क्या करें, निकौनी बहुत ज़रूरी है। माँ अक्सर इस दौरान खेतों में पौधों के बीच घोंघी भी बीनती जाती है। जब भी माँ निकौनी के लिए जाती, घोंघी जरूर चुनकर ले आती है। फिर उन्हें उबालकर बेल पेड़ के कांटे से निकाल लेती। नदी के मुहाने पर पहुंचकर बुधन जाल वाला झोरी निकालकर दोहर की ओर से आने वाले नाले में डालता और फिर उसे उठा लेता। हर बार 10-15 पोठी मछलियाँ झोरी में फंस जाती। उन्हें बांस से बनी टोकरी में वह भरता जाता। चूँकि पिछली रात जोर से बारिश हुई थी, इसलिए पानी मटमैला हो गया था, इसलिए पानी के अंदर वह देख नहीं पा रहा था। अंदाज से ही वह अपना जाल डालता
और मछलियाँ फंसने पर उत्साहित होकर उल्लसित होता। उसका कुत्ता भोलू एक टिटहरी के पीछे भौंकता हुआ दौड़ा। दरअसल बुधन ने जाल में मछलियों के साथ फंसे मेढक के बच्चे को दूर फेंक दिया था। टिटहरी ताक में थी, वह उसकी ओर झपट पड़ी। भोलू ने समझा बुधन की मछली चिड़िया ले भाग रही है, वह उसके पीछे भौंकता हुआ भागा। एक आध घंटे तक मछली मारने के बाद बुधन घर की ओर लौटने लगा। पोठी मछलियों से उसकी आधी टोकरी भर गई थी। पहले तो गरई और अन्य छोटी मछलियां भी मिल जाती थीं, लेकिन अब मछलियां भी कम आने लगी थीं। इसके पीछे भी बड़ा कारण था। पहले गांवों में किसान अपने खेतों में लगी फसल के लिए गोबर और घास आदि से बनी खाद ही डाला करते थे, लेकिन अच्छी पैदावार बढ़ाने के नाम पर चलानी खाद यूरिया और सल्फेट का प्रचार प्रसार किया जाने लगा, तो गांव के लोगों ने गोबर खाद की जगह यह चलानी खाद डालना आरंभ कर दिया। धान के पौधों को कीट पतंगों से बचाने के लिए पहले गांव के लोग नीम, सिंदुआर और करम पेड़ की डालियां खेतों में गाड़ देते थे, लेकिन अब रासायनिक स्प्रे बाजार में मिलने लगे तो किसान इनका प्रयोग करने लगे। इसका विपरीत असर खेतों के पानी में पलने वाली मछलियों और अन्य जीव जंतुओं पर पड़ने लगा। छोटी मछलियों में बुदू मछली तो इन रासायनिक दवाओं को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती हैं। गेतू और गरई किसी तरह इन्हें सहन कर लेती हैं, लेकिन पोठी मछली इन दवाओं के कारण अब खेतों में तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। नालों और नदी में ही पोठी मछली दिखाई देती है। पोठी मछली के साथ ऐसा है कि इन्हें सुखाकर साल भर तियन पकाकर भात के साथ खाया जा सकता है। इन परिस्थितियों पर विचार करता हुआ बुधन अपनी गांव की ओर लौट रहा था। वह चिंतामग्न हो गया। अब पहले की तरह बारिश भी नहीं होती। समय पर पानी बरसा तो बीच में सूखा पड़ जाता। अब पिछले साल की ही तो बात है, धान के पौधे लहलहा रहे थे, बीज भी फूट चुके थे। 2-3 सप्ताह में बीज पकने भी लगते, लेकिन अचानक आंधी तूफान और तेज हवाओं ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खड़ी फसल पानी और तेज हवा के दबाव में जमीन से सट गई। पूरी फसल बर्बाद हो गई। आंखों में आंसू आ गए थे किसानों के। अरे बुधन, क्या सोच रहे हो? अचानक सोमा काका की आवाज़ ने बुधन को वर्तमान में ला खड़ा कर दिया। जोहार काका। कुछ नहीं काका, यही खेती बाड़ी के भविष्य के बारे में सोच रहा था। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बुधन ने थोड़ा झेपते हुए जवाब दिया। हाँ बेटा, अब पहले की तरह कुछ भी नहीं रहा, सोमा काका ने हामी भरते हुए कहा। सब कुछ बदल रहा है बेटा। खेत खलिहान से लेकर गांव घर सब जगह बदलाव आ रहा है। हमने तो इसी खेती बाड़ी के बदौलत जिंदगी काट ली, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है। जितनी मेहनत करो उसका आधा भी इन खेतों से नहीं निकल पाता है। लाचारी और विवशता थी सोमा काका की आवाज़ में। हाँ काका, आपने तो दुनिया देखी है। हम तो जब से बड़े हुए हैं यही देख रहे हैं कि खेती बाड़ी में अब कोई खास फायदा नहीं रहा। इसलिए तो मंगल दादा गांव छोड़कर शहर में काम करने चले गए, बुधन ने कहा। हाँ, मौसम का यही हाल रहा तो गांव में रहेगा कौन? पेट भरने के साथ तन ढांकने के लिए कपड़ा लत्ता और अन्य चीज़ों की भी तो दरकार है। धान बेचें या बचा कर खाएं। बस धीरे धीरे जवान लोग तो गांव छोड़कर शहर की ओर चले ही जाएंगे। सोमा काका की आवाज़ में निराशा साफ झलक रही थी। बुधन सोचने लगा, खेतों से गरई, गेतू और बुदू मछलियां तो गायब हो ही रही हैं, बस बच गई यह पोठी मछली। छात्रों, अभी आपने कहानी सुना। इस कहानी की भाषा अंचल विशेष की भाषा है। इस कहानी को हम लोग आंचलिक कहानी के रूप में रख सकते हैं।
आंचलिक कहानी क्या होती है? आंचलिक कहानी जब किसी अंचल विशेष के शब्दों, वहाँ के जीवन, संस्कृति आदि को बताने के लिए लिखी जाती है तो ऐसी कहानी अंचल विशेष की कहानी होती है। तो अगर आप देखेंगे तो इस कहानी में कुमनी, डुबनी, झोरी, पीढ़ा आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये शब्द झारखंड की आंचलिक विशेषताएं हैं। इन क्षेत्रों में ऐसे शब्द प्रचलित हैं जो सामान्य जन की बोली में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे आंचलिक शब्दों का प्रयोग होने के कारण इसकी भाषा को हम लोग आंचलिक भाषा में गिन सकते हैं। इस कहानी में झारखंड के ग्रामीण जीवन का चित्रण है। खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के प्रयोग बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं, जिसके कारण नष्ट होती जैव विविधता हमें दिखलाई पड़ती है। हमारे आसपास के तालाबों एवं खेतों में मछलियां गायब हो रही हैं। साथ ही फसल की उपज पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लोग गांव से पलायन कर रहे हैं। यह कहानी छोटी सी मछली पोठी के माध्यम से इन्हीं मुद्दों पर हमारा ध्यान खींचती है। तो बच्चों, आज हमने पोठी शीर्षक कहानी पढ़ा। अब हम लोग इस कहानी से जितनी भी शिक्षा लिए हैं उसे अपने जीवन में उतारेंगे और अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।